विद्यार्थियों, आप सभी का YouTube चैनल पर स्वागत है। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं जिससे आने वाला नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आज अपन बात करेंगे कक्षा 9 सामाजिक विज्ञान के खंड अ घटनाएं और प्रतिक्रिया, भारत और समकालीन विश्व जो पुस्तक है उसके बारे में। तो इसमें पढ़ेंगे, इस खंड में आप फ्रांसीसी क्रांति, रूसी क्रांति और नाजीवाद के उदय का इतिहास पढ़ेंगे। आधुनिक विश्व की रचना में इन तीनों घटनाओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा, उसके बारे में अपन विस्तृत रूप से इस पाठ में अपन चर्चा करेंगे। तो घटनाएं और प्रतिक्रिया अपन ने देख ली। अब आप देखो, इसमें ये 3 पाठ हैं, प्रत्येक का अपन देखते हैं। सबसे पहला फ्रांसीसी क्रांति, रिवोल्ट ऑफ फ्रांसीसी। प्रिय विद्यार्थियों, देखो, फ्रांस की क्रांति शुरू होती है 14 जुलाई 1789 की सुबह। पेरिस नगर में आतंक का माहौल था। सम्राट ने नौसेना को शहर में घुसने का आदेश दे दिया। अफवाह थी कि वह सेना को नागरिकों पर गोलियां चलाने का आदेश देने वाला है। लगभग 7,000 मर्द तथा औरतें टाउन हॉल के सामने एकत्र हुए और उन्होंने एक जनसेना का गठन करने का निर्णय किया। हथियारों की खोज में वे बहुत से सरकारी भवनों में जबरन प्रवेश कर गई। अतः सैकड़ों लोगों का एक समूह पेरिस नगर के पूर्वी भाग की ओर चल पड़ा। बास्तिल किले की जेल को तोड़ डाला, जहां भारी मात्रा में गोला बारूद मिलने की संभावना थी। हथियारों पर कब्जे की इस सशस्त्र लड़ाई में बास्तिल का कमांडर मारा गया और कैदी छुड़ा ली गई, यद्यपि उनकी संख्या केवल 7 थी। सम्राट की निरंकुश शक्तियों का प्रतीक होने के कारण बास्तिल किला लोगों की घृणा का केंद्र था, इसलिए किले को ढहा दिया गया। उसके अवशेष बाजार में उन लोगों को बेच दिए गए जो इस ध्वंस को बतौर स्मृति चिन्ह संजोना चाहते थे। इस घटना के बाद कई दिनों तक पेरिस तथा देश के देहाती क्षेत्रों में कई और संघर्ष हुए। अधिकांश जनता पाव रोटी की महती कीमतों का विरोध कर रही थी। बाद में इस दौर का सिंहावलोकन करते हुए इतिहासकारों ने इसे एक और लंबे घटनाक्रम की ऐसी शुरुआती कड़ियों के रूप में देखा, जिसकी परिणति फ्रांस के सम्राट को फांसी दिए जाने में हुई। हालांकि उस समय अधिकांश लोगों को ऐसे नतीजे की उम्मीद नहीं थी। ऐसा क्यों हुआ और कैसे हुआ? तो प्रिय विद्यार्थियों, आप देखते हो यहाँ पर किसके बारे में अपन बात करते हैं। जो बात करते हैं अपन फ्रांस की क्रांति के बारे में। फ्रांस की क्रांति के बारे में अपन देखते हैं तो यहाँ पर आपको मालूम होगा फ्रांस की जो क्रांति है वह किस प्रकार से घटनाएं घटित होती हैं, उनकी बदौलत ये क्रांति शुरू होती है। तो अपन देखते हैं फ्रांस की क्रांति के बारे में। फ्रांस की क्रांति सबसे पहले बास्तिल दुर्ग का पतन होता है, वह होता है 14 जुलाई को होता है। जुलाई को बास्तिल दुर्ग का पतन हो जाता है। 14 जुलाई को जब बास्तिल दुर्ग का पतन होता है, वहाँ लोग है वह रोटी मांगते हुए भीड़ इकट्ठी हो जाती है। उसके बाद में वहाँ का राजा होता है लुई 16वां, उनके साथ में किस प्रकार का बर्ताव किया जाता है। और वहाँ की जनता है वह बहुत त्रस्ती, वहाँ की जनता है वह समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व की भावना से प्रेरित थी। वह सभी को समानता दिए जाने के पक्ष में थी। तो इन सभी मांगों को लेकर वहाँ पर क्रांति शुरू हो जाती है। और आगे कौन कौन सी घटनाएं उनके बारे में देखते। तो सीधा सवाल ये है, बास्तिल दुर्ग का पतन कब हुआ? 14 जुलाई 1789 को। और इसी दिन 14 जुलाई को प्रतिवर्ष फ्रांस का स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। अब देखो आगे विद्यार्थियों, 18वीं सदी के उत्तरार्ध में फ्रांसीसी समाज है उसको यहाँ देखो आप कितने भागों में डिवाइड किया गया है। 3 भागों में है।
इधर देखो, आप देखो ये कौन कौन से, ये 3 भाग है यहाँ पर, ये आपको दिख रहे हैं, ये कौन से भागों में है, 3 भागों में। देखो कौन कौन से 3 भाग हैं। प्रथम स्टेट पादरी वर्ग था, द्वितीय वर्ग में कुलीन थे, तृतीय में बड़े व्यवसायी, व्यापारी, अदालती, कर्मचारी, वकील आदि, ये इसमें थे। तो कितने किसान, कारीगर, छोटे किसान, भूमि, ये कितने वर्गों में, तो आप 3 वर्ग थे, पादरी वर्ग था, कुलीन वर्ग था और तीसरे में बड़े व्यवसायी। अब देखो जब फ्रांस के में सन 1774 में बुर्बो राजवंश का लुई 16वां फ्रांस की राजगद्दी पर आसीन हुआ था। यहाँ पर किसका जो शासन था वह था, यहाँ पर अपन देखते हैं किसका है, बुर्बो राजवंश का। किसका शासन है, बुर्बो राजवंश का। तो देखो यहाँ पर बुर्बो राजवंश के शासनकाल जो इस समय आपको मिलेंगे वह ये मिलेगा बुर्बो राजवंश। अब देखो इसमें बुर्बो राजवंश के बारे में अपन देखते हैं तो यहाँ पर आपको जानकारी मिलती है। तो ये बुर्बो राजवंश, कौन सा वंश आपको सीधा पूछे तो बुर्बो राजवंश था। उसके बाद में हम देखते हैं यहाँ पर कौन सा शासक बना, शासक का नाम लुई 16वां था। ऐसा भी आपको प्रश्न पूछ सकते हैं, शासक कौन है, लुई 16वां। उसके बाद में देखो उस समय उसकी उम्र 20 साल थी। कितनी थी, 20 साल थी। और उसका विवाह ऑस्ट्रिया की राजकुमारी मेरी अंतवानेत से हुआ था। तो इसकी रानी का नाम क्या था, मेरी अंतवानेत। किसकी रानी थी, लुई 16वें की रानी थी। राज्यारोहण के समय उसने राजकोष खाली पाया। जब उसका राज्यारोहण हुआ तो उस समय राजकोष उसने क्या पाया, खाली पाया। क्योंकि ऐसा आपको सुनने में आया था कि इससे पहले जो लुई 14वां था वह क्या कहता था, वह कहता था आई एम स्टेट। उसके बाद में लुई 15 ने कहा था मेरे मरने के बाद में परले होगी। तो इस प्रकार राजकोष से वह खाली पाया था। और उसके बाद में उसने लंबे समय तक चले युद्धों के कारण फ्रांस के वित्तीय संसाधन नष्ट हो गए। वर्साय के विशाल महल और राज दरबार की शान शौकत बनाए रहने फिजूल खर्ची का बोझ है वह अलग से था। तो ये वर्साय के जो महल थे वहाँ रानी रहती थी, वहाँ सब क्या होती थी, फिजूल खर्ची होती थी। लुई 16 के शासनकाल में अमेरिका के 13 उपनिवेशों को साझा शत्रु ब्रिटेन से आज़ाद करने में सहायता की। कितने शत्रु याद हुए, 13 उपनिवेश थे अमेरिका में। अब देखो इसके बाद में अपन देखते हैं इस युद्ध के चलते फ्रांस पर 10 अरब लिब्रे से भी अधिक कर्ज जुड़ गया और जबकि उस पर पहले से ही 2 अरब लिब्रे का बोझ चढ़ा हुआ था। सरकार से कर्जदाता अब 10% ब्याज की मांग करने लगे। फलस्वरूप फ्रांसीसी सरकार अपने बजट का बहुत बड़ा हिस्सा दिनों दिन बढ़ते जा रहे थे। कर्ज को चुकाने पर मजबूर थी। अपने नियमित खर्चे जैसे सेना के रखरखाव, दरबार, सरकारी कार्यालयों या विश्वविद्यालयों को चलाने के लिए फ्रांसीसी सरकार करों में वृद्धि के लिए बाध्य हो गई। पर यह कदम भी नाकाफ़ी था। 18वीं सदी में फ्रांसीसी समाज 3 स्टेट में बटा था। कितने स्टेट में, आपने अभी देखा 3 स्टेट में। कितने स्टेट में बटा था, 3 स्टेट में बटा था। और तीसरे स्टेट के लोग जनसाधारण ही कर अदा करते थे। कर कौन से लोग स्टार्ट करते थे, तो अपन देखते हैं तीसरे स्टेट के ये लोग ही मात्र क्या करते थे, कर अदा करते थे। वर्गों में विभाजित फ्रांसीसी समाज मध्यकालीन सामंती व्यवस्था का अंग था। प्राचीन राजतंत्र पद का प्रयोग सामान्यतः सन 1789 से पहले के फ्रांसीसी समाज एवं संस्थाओं के लिए होता था। अब देखो आगे यहाँ पर कुछ दिखलाया गया है, होता था। चित्र 2 फ्रांसीसी समाज के वर्ग व्यवस्था को दर्शाता है। ये चित्र यहाँ पर दिया हुआ है, ये आपने देखा। जैसे अपन देखते हैं यहाँ पर ये कितने वर्ग हैं, ये 3 वर्ग है। कितने वर्ग हैं, यहाँ देखो ये 3 वर्ग है। प्रथम में पादरी आते हैं, दूसरे में कुलीन और तीसरा वर्ग वह कर अदा करता है। ये यहाँ पर आपको दर्शाया गया है। अब देखो आगे क्या कहता है, पूरी आबादी में लगभग 90% किसान थे, लेकिन ज़मीन के मालिक किसानों की संख्या बहुत कम थी। किसान कितने थे, 90% किसान थे, वह ज़मीन के मालिक नहीं थे। लगभग 60% ज़मीन पर कुलीन, चर्च और तीसरे स्टेट के अमीरों का अधिकार था। प्रथम 2 स्टेट कुलीन वर्ग एवं पादरी के लोगों को विशेषाधिकार प्राप्त थे। कि कौन से वर्गों को, प्रथम जो 2 वर्ग थे उनको क्या प्राप्त थे,
विशेषाधिकार प्राप्त थे। क्या थे? विशेषाधिकार प्राप्त थे, उनको कर देना नहीं पड़ता था। ठीक है, आगे देखो विद्यार्थियों, वह किसानों से सामंती कर वसूल करती थी। किसान अपने स्वामी की सेवा, स्वामी के घर एवं खेतों में काम करना, सैन्य सेवाएं देना और सड़कों के निर्माण में सहयोग आदि के लिए बाध्य थे। अब देखो आगे विद्यार्थी यहाँ दिया गया है, चर्च भी किसानों से करों का एक हिस्सा टाइथ धार्मिक कर था। अब सीधा पूछेंगे आपको टाइद क्या है? टाइद तो क्या है? धार्मिक कर था, है रिलीजन्स टैक्स, दैट इज टाइद के रूप में वसूलता था। ऊपर से तीसरी स्टेट के तमाम लोगों को सरकार को तो कर चुकाना ही था। इन करों को टाइल अप्रत्यक्ष कर कहा जाता था और अनेक अप्रत्यक्ष कर शामिल थे। अप्रत्यक्ष कर नमक और तंबाकू जैसी रोजाना उपभोग की वस्तुओं पर लगाया जाता था। इस प्रकार राज्य के वित्तीय कामकाज का सारा बोझ करों के माध्यम से जनता वहन करती थी। अब देखो यहाँ प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ दिया गया, क्या दिया गया है, बहुत ही अच्छे सवाल बनते हैं। जैसे यहाँ दिया गया है कि पहला इसमें दिया गया है, क्या दिया गया है? लिब्रे क्या है? क्या दिया गया है? ये है, आप देखो ये लिब्रे फ्रांस की मुद्रा जिसे 1794 में समाप्त कर दिया। तो लिब्रे क्या है? फ्रांस की मुद्रा है, समाप्त कब किया? 1794। स्टेट नंबर 2 क्या है? स्टेट है, नंबर 2 स्टेट है। स्टेट से क्या तात्पर्य है? स्टेट से तात्पर्य है फ्रांसीसी क्रांति पूर्व फ्रांसीसी समाज में सत्ता और सामाजिक हैसियत को अभिव्यक्त करने वाली श्रेणी को स्टेट्स कहा जाता था, एस्टेट कहा जाता था। क्या कहा जाता था? एस्टेट कहा जाता था। अब देखो पादरी वर्ग है, जिसमें कौन कौन से? चर्च के विशेष कार्यों को करने वाले व्यक्तियों को क्या कहते हैं? पादरी कहते हैं। टाइद चर्च द्वारा वसूल किया जाने वाला कर था। टाइद क्या था? चर्च जो कर वसूल करती थी विद्यार्थियों, उनको क्या कहते थे? टाइद कहा जाता था। यह कर कृषि उपज के 10वें हिस्से का था। कितना था ये कर है? वह कृषि उपज के कितने हिस्से का था? 10वें हिस्से का था, ये ध्यान रखना। आगे देखो, यह कर कृषि 10वें। टाइल सिद्ध राज्यों को अदा किए जाने वाला कर वह था टाइल कर था। क्या था? टाइल कर था। अब आगे देखो, इसके बाद में ये देखो, यहाँ चित्र कुछ दिए हुए हैं, क्रियाकलाप जो चित्रखाल किसान मक्खी के रूप में किस प्रकार से करते हैं। अब आगे देखो, जीने का संघर्ष कहते हुआ। फ्रांस की जनसंख्या सन 1715 में 2.3 करोड़ थी, जो 1789 में बढ़कर 2.8 करोड़ हो गई। परिणाम अनाज उत्पादन की तुलना में उसकी मांग काफ़ी तेज़ी से बढ़ा। जनसंख्या बढ़ी तो उसका अनाज की मांग भी तेज़ी से बढ़ा। अधिकांश लोगों के मुख्य खाद्य पाव रोटी की कीमत में तेज़ी से वृद्धि हो गई। अधिकतर कामगार कारखानों में मजदूरी करते थे और उनका मजदूरी मालिक तय करते थे, लेकिन मजदूरी महंगाई की दर से नहीं बढ़ रही थी। फलस्वरूप अमीर गरीब की खाई चौड़ी होती जा रही। स्थितियाँ तब और बदतर हो जाती जब सूखे या ओले के प्रकोप से पैदावार गिर जाती। इससे रोजी रोटी का संकट पैदा हो जाता। ऐसी जीविका संकट प्राचीन राजतंत्र के दौरान फ्रांस में काफ़ी आम थे। जीविका ऐसी श्रम स्थिति जब जीवित रहने के न्यूनतम साधन भी खतरे में हो, उस दैट इज़ क्या कहा जाता है? जीविका संकट कहा जाता है। अनाम, जिसका नाम मालूम नहीं हो। आगे देखो, जीविका संकट उत्पन्न होने का ये चित्र दिया गया है। क्या फसल खराब हो जाती है। अब गरीब गुरबा पाव रोटी नहीं खरीद पाएंगे, महामारी फैल जाएगी। ये सभी क्रियाकलाप है। अब आगे देखो विद्यार्थियों, थोड़ा बहुत अपन और पढ़ लेते हैं और उसके बाद में ये अपन है क्रांति की शुरुआत बाद में पढ़ेंगे। देखो विद्यार्थियों, इसमें क्या दिया हुआ है? उभरते मध्यम वर्ग ने विशेषाधिकारियों के अंत की कल्पना की। मध्यम वर्ग था जिससे जो टैक्स वसूल किया जाता था, उनने क्या की? उन्होंने विशेषाधिकार, 2 वर्ग थे, पादरी तथा कुलीन वर्ग, उनको क्या था? विशेषाधिकार प्राप्त था। तो उनको विशेषाधिकार समाप्त करने की योजना किसने बनाई थी? ये बनाई थी मध्यम वर्ग ने। पहले भी कर बढ़ने अकाल के समय किसान और कामगार विद्रोह कर चुके थे, परंतु उनके पास सामाजिक एवं आर्थिक व्यवस्था में बुनियादी बदलाव लाने के लिए साधन व कार्यक्रम नहीं थे। वे जिम्मेदारी तीसरे एस्टेट के उन लोगों ने उठाई जो समृद्ध और शिक्षित होकर नए विचारों के संपर्क में आ सके।
18वीं सदी में एक नए सामाजिक समूह का उदय हुआ जिसे मध्यम वर्ग कहते हैं और जिसने फैलते समुद्र पारी व्यापार, ऊनी तथा रेशमी वस्त्रों के उत्पादन पर संपत्ति अर्जित की। ऊनी और रेशमी कपड़ों का या तो निर्यात किया जाता था या समाज के समृद्ध लोग उसे खरीद लेते थे। तीसरे एस्टेट में इन सौदागरों व निर्माताओं के अलावा प्रशासनिक सेवा, वकील जैसे पेशेवर लोग भी शामिल थे। ये सभी पढ़े लिखे और उनका मानना कि समाज के किसी भी समूह के पास जन्मना विशेषाधिकार नहीं होने चाहिए। किसी भी व्यक्ति की सामाजिक हैसियत का आधार उसकी योग्यता ही होनी चाहिए। स्वतंत्रता, समान नियमों तथा समान अवसरों के विचारों पर आधारित समाज की यह कल्पना जॉन लॉक और जे लॉक रूसो जैसे दार्शनिकों ने प्रस्तुत की। अपने टू ट्रीटाइजेस ऑफ गवर्नमेंट में लॉक ने राजा के देवी और निरंकुश अधिकारों के सिद्धांत का खंडन किया था। तो आपको टू ट्रीटाइजेस ऑफ गवर्नमेंट ये पुस्तक किसकी है? ये लॉक की पुस्तक है। और लॉक की इस पुस्तक में लॉक ने क्या किया था? राजा के देवी और निरंकुश अधिकारों की सिद्धांत का खंडन किया था। रूसो ने इसी विचार को आगे बढ़ाते हुए जनता और उनके प्रतिनिधियों के बीच एक सामाजिक अनुबंध, जिसको कहते हैं, उनकी पुस्तक का नाम था सोशल कॉन्ट्रैक्ट, सामाजिक अनुबंध पर आधारित सरकार का प्रस्ताव किसने रखा था? रूसो, जॉन लॉक। मोंटेस्क्यू ने द स्पिरिट ऑफ द लॉज, ये मोंटेस्क्यू की पुस्तक है जिसका नाम है द स्पिरिट ऑफ द लॉज। अब देखो विद्यार्थियों, टू ट्रीटाइजेस ऑन ऑफ गवर्नमेंट ये लॉक की है और सोशल कॉन्ट्रैक्ट रूसो की है। मोंटेस्क्यू ने द स्पिरिट ऑफ द लॉज नामक रचना में सरकार के अंदर विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सत्ता विभाजन की बात कही। तो शक्तियों का पृथक्करण का जो सिद्धांत है ये किसने दिया था? मोंटेस्क्यू ने दिया था और पुस्तक की रचना था द स्पिरिट ऑफ द लॉज में कहा था। जब संयुक्त राज्य अमेरिका में 13 उपनिवेश ने ब्रिटेन से खुद को आज़ाद घोषित कर दिया तो वहाँ इसी मॉडल की सरकार बनी थी। फ्रांस के राजनीतिक चिंतकों के लिए अमेरिका संविधान और उनमें दी गई व्यक्तिगत अधिकारों की गारंटी प्रेरणा का एक महत्वपूर्ण स्रोत थी। दार्शनिकों ने इन विचारों पर काफ़ी हाउसों और सैलान की गोष्ठियों में गर्मागर्म बहस हुआ करती थी। पुस्तकों एवं अखबारों के माध्यम से इनका व्यापक प्रचार हुआ। पुस्तकों एवं अखबारों के लोगों के बीच जोर से पढ़ा जाता था ताकि अनपढ़ भी उन्हें समझ सके। इसी समय लुई 16वां द्वारा राज्य के खर्चों को पूरा करने के लिए फिर से कर लगाए जाने की खबर से विशेषाधिकार वाली व्यवस्था के विरुद्ध गुस्सा भड़क गया। अब देखो आगे, इसके बाद में क्रांति की क्रियाकलाप है वह शुरू होती हैं। अपन देखते हैं अब इसमें आपके यहाँ पर स्रोत जो ये प्राचीन राजतंत्र के कुछ वृत्तांत है उसके बारे में आप दिया हुआ पढ़ना। तो आज अपन इतना ही पढ़ेंगे। कल अपन क्रांति की शुरुआत कैसे होती है, फ्रांस की क्रांति। अब देखो इसमें विद्यार्थियों अपन ने पढ़ा तो अपन ने क्या समझा? इसमें ये समझा कि अपने अधिकारों के लिए फ्रांस की जनताएं, फ्रांस का जो वर्ग है वह 3 भागों में डिवाइड था। सबसे पहले पादरी थे, उसके बाद में कुलीन थे, उसके बाद में तृतीय वर्ग के अंतर्गत कौन आते थे? वह आता था जिसमें किसान थे, जिसमें वकील थे, शिक्षक थे। जिस वर्ग के माध्यम जिस तीसरे वर्ग के पास में विशेष अधिकार नहीं थे, तीसरे वर्ग से अधिक वह कर वसूल लिया जाता था। यहाँ कर है वह टाइड जो धार्मिक कर था, उसके बाद में टाइल जो अन्य प्रकार का कर लिया जाता था सरकार के द्वारा। लिब्रे यहाँ की मुद्रा थी, 1794 से पूर्व यहाँ की मुद्रा को लिब्रे कहा जाता था। इस प्रकार यहाँ का उस समय जब क्रांति बास्तिल दुर्ग का पतन होता है, आपने अभी पढ़ा 14 जुलाई 1789 को बास्तिल दुर्ग का पतन कर दिया जाता है। उस समय वहाँ का राजा होता है लुई 14वां और वह ऑस्ट्रिया की राजकुमारी मैरी अंतोइनेट के साथ में उसकी विवाह होता है और वह वर्साय की महलों में शान शौकत की ज़िंदगी जीता है। तो इस प्रकार का जो इसमें दिया गया था। उसके बाद में आपने पढ़ा
कि इन्होंने जैसे राजा कहता था ये कि देवीय शक्ति होती है उनके पास में, राजा को देवीय अधिकार प्रदान है, परंतु उसके बाद में इनका जॉन लॉक ने हनन किया। रूसो ने जो सामाजिक संविदा जिसको कहते हैं सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो ग्रंथ था उसमें उनका खंडन किया कि राजा को कोई देवी अधिकार नहीं है। और जैसे रूसो लॉक ने जो टू ट्रीटाइज ऑफ गवर्नमेंट लिखी थी, उसके बाद में अपन देखते हैं या मोटेस्क्यू ने द स्पिरिट ऑफ लॉज में शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत दिया था। जो अमेरिका के 13 उपनिवेश वहाँ स्वतंत्र हुए थे, उन्होंने वहाँ से प्रेरणा ली थी, जिनमें कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका को अलग अलग अंग के रूप में स्वीकार किया गया था। और इस प्रकार अपन देखते हैं कि फ्रांस की क्रांति में उसके बाद में जो वहाँ का खर्च है वह और भी लुई 16 में बढ़ा देता है और क्रांति भटक जाती है और भड़क जाती है। और उसके बाद की घटनाएं फ्रांस की क्रांति के बारे में अपन कल पढ़ेंगे। थैंक यू प्रिय विद्यार्थियों, आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिए, हमारे इस चैनल से जुड़ने का काम कीजिए।